हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के मन में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जो हमारी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत क्लासेस चल रही हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीएससी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पंचायती राज व्यवस्था होने वाला है। आज पंचायती राज व्यवस्था को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके लिए बाहर नहीं होने वाला है। इसके बाद अंत में हम इसको जो क्वेश्चन आए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उनको हल करने वाले हैं। तो देखिए, पंचायती राज जो व्यवस्था है यानी भारत की जो व्यवस्था है, पहले क्या था, भारत में केंद्र सरकार, संविधान में केंद्र और संघ सरकार का उल्लेख किया गया था। और तीसरे स्तरीय जो शासन है, सुशासन, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, कौन सी, त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भी त्रिस्तर में बांटा है। तो भारतीय जो राज व्यवस्था है उसको सरकार को तीन भागों में बांटा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जो स्थानीय स्वशासन का जो प्रावधान है ये बाद में जोड़ा गया था। केंद्र और राज्यों का पहले उल्लेख था, लेकिन स्थानीय स्वशासन को बाद में शामिल किया गया। तो स्थानीय स्वशासन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी केंद्र स्तरीय सरकार, राज्य स्तरीय और स्थानीय सरकार या स्वशासन कह सकते हैं। स्थानीय शासन को दो भागों में बांटा है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, यानी नगर पालिका और ग्राम पंचायत, यानी पंचायतों से संबंधित, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका। तो इसके आधार पर हम आसानी से इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उसी को समझने वाले हैं। पहले स्थानीय स्वशासन का स्वरूप क्या था, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका गठन क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हम बाद में जानने वाले हैं। पहले आपको ये समझना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी अब कोई व्यक्ति होता है तो वो सीधा सीधा केंद्र सरकार से अपने जो कोई समस्याएं होती हैं उनका निवेदन नहीं कर सकता, अपनी जानकारी केंद्र सरकार तक सीधा नहीं पहुंचा सकता, उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए केंद्र जो सरकार है उसके अधीन राज्य सरकार को किया जाए। प्रत्येक राज्य में अलग अलग से स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। ये हमारे संविधान में प्रावधान तक केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन अलग अलग कर दिया गया था। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब स्थानीय शासन वहाँ पर शामिल नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो देखिए, जब राज्य सरकार में यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे भी सामान्य जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उनका संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उनका संपर्क सरकार से स्थापित करने के लिए या जोड़ने के लिए तो स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता पड़ी। तो स्थानीय सरकारों का विभाजन कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से स्थानीय सरकार है और शहरों के लिए अलग। आइए आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक केंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। ये पंचायती व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, जन भागीदारी, जनता की भागीदारी, यानी जो राष्ट्र का जो विकास है उसमें जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र का विस्तार, यानी फैलाव, यानी लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था है। केंद्र सरकार की शक्ति, राज्य सरकार की और स्थानीय सरकारों को अलग अलग शक्तियाँ सौंपी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्थानीय स्वशासन की जो स्वरूप है उसके सबसे पहले जो जनक माने जाते हैं तो लॉर्ड रिपन डे 1880 से 84 जो कि भारत के उस समय गवर्नर थे, तो उन्होंने 1880 से 1884 के मध्य स्थानीय स्वशासन का जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की। इसका गठन किया था इन्होंने, जिला बोर्डों का गठन किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय सरकारों की सिफारिश की थी। तो स्थानीय स्वशासन का जनक इसीलिए किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय सरकार की जो मांग की थी वो सबसे पहले किसने की थी, समर्थन लॉर्ड रिपन ने। महात्मा गांधी का कहना है, महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही। तो ग्राम स्वराज की जो विचार दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। और इन्होंने कहा था सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता। एक सच्चा लोकतंत्र उसको नहीं कह सकते जो केंद्र में बैठ करके संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण राज्य की जनता है उसको संभाल सके, चलाने वाला नहीं होता। अब तो यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। जब तक इसका जो पहुँच है वो प्रत्येक गांव के व्यक्ति तक नहीं होगी तब तक शासन आसानी से नहीं चलाया जा सकता, ना ही उसे सच्चा लोकतंत्र कहा जा सकता है। ये कहा था महात्मा गांधी ने।
आइए अब देखते हैं ये भारत का जब संविधान बना था, संविधान का निर्माण किसने किया था भारत का, तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया था। उसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि स्थानीय प्रशासन या स्थानीय सरकार के समर्थक नहीं थे। तो इसीलिए जो स्थानीय सरकारें थी उनका उसमें संविधान में प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व थे उसके अंतर्गत स्थानीय विकास की कुछ बातें की गई थी। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 के तहत पंचायत संबंधी जो प्रावधान थे वो किए गए थे, रखना। पंचायत संबंधी जो प्रावधान मिलते हैं वो कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है, और ये किसके अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में शामिल किया गया था। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो बाध्य योग नहीं है और मौलिक अधिकार बाध्य योग है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम, यानी जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे संविधान निर्माण के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण विकास यानी गाँव के विकास, जब तक गाँव का विकास नहीं हुआ तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 2 कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में हुई थी 2 अक्टूबर 1952। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1952। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भारत में शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1952। और 2 अक्टूबर 1953 को इन्होंने एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम भी गाँव में चलाया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई, जो कि 2 कार्यक्रम चालू किए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसके विकास के लिए, कि जो कार्यक्रम चलाए हैं वो हमारे असफल क्यों नहीं हुए, कितने सफलता तक पहुँचे, इनका जो कार्य है वो क्या है, कितना सहयोग हुआ है इनका। तो इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, ध्यान रखना। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध कब है, 1957 में। ये किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ध्यान रखना। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो इन्होंने असफल होने का कारण, यानी जो 2 कार्यक्रम चलाए थे उनके असफल होने का प्रमुख कारण क्या माना था, जन भागीदारी का अभाव। क्योंकि जो कार्यक्रम चले थे, जो जनता के लिए, गाँव की जनता के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे, लेकिन गाँव की जनता ने उसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई, तो इसीलिए उस कार्यक्रम वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके, इसीलिए वो असफल रहे। सुझाव दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया जाना चाहिए, क्या जो शक्तियों का विभाजन बंटवारा है वो संपूर्ण जनता में होना चाहिए। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, तो ध्यान रखना, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन कहे जाते हैं, बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कहे जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज की सिफारिश की थी तो वो किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है, तो बलवंत राय को मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव, तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे की जो बात है वो किसने कही थी, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कही गई थी। अब इन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था के 3 ढांचे बताए थे, यानी 3 स्तर बताए। इन्होंने सबसे पहले ग्राम पंचायत, यानी ग्राम स्तर पर क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। दूसरा पंचायत समिति, यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कहाँ कार्य करती है, ब्लॉक स्तर पर। तीसरा जिला परिषद, यानी जिला पंचायत, जिला स्तर पर। तो इसके गठन की इन्होंने बात कही थी। तो भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। तो जब भारत सरकार ने ये समिति ने सुझाव दिए तो भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य से पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने की सलाह दी थी। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गाँव। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और वो कहाँ हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गाँव में। और इसके पंचायती राज की शुरुआत करने वाले उद्घाटनकर्ता कौन थे, JV नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। JLN, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो प्रथम राज्य भारत का राजस्थान था पंचायती राज व्यवस्था को स्थापना करने वाला।
11 अक्टूबर 1959 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। तो दूसरा राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। तो दूसरे राज्य में आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। बलवंतराय मेहता समिति के बाद में 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। किसकी? मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1977 में। उस समय अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इसने जो बात कही थी वो दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव, ध्यान रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी थी? बलवंतराय मेहता समिति ने दिया था, लेकिन अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इन्होंने बताया था दो स्तरीय व्यवस्था में मंडल पंचायत और जिला परिषद, मंडल पंचायत का मतलब ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जिला पंचायत है जिला स्तर पर। तो इन्होंने ग्राम पंचायत का उल्लेख नहीं किया था, तो इन्होंने केवल ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर ही दो प्रकार की व्यवस्था अपनाने की बात कही थी स्थानीय शासन में। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव भी अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया कि गांव के न्यायालय का गठन होना चाहिए। SC ST को आरक्षण देने का सुझाव भी इनके द्वारा दिया गया कि जो मंडल पंचायत और जिला परिषद है इनमें ST SC को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक व्यक्ति का इसमें भी भागीदारी हो सके स्थानीय शासन में। ध्यान रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंतराय मेहता समिति, दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मंडल पंचायत और जिला परिषद की बात कही अशोक मेहता समिति, ग्राम न्यायालय के गठन और SC ST को आरक्षण की बात अशोक मेहता समिति के द्वारा कही थी। GVK राव समिति 1985 में गठित की गई। LM सिंघवी समिति 1986, ये सारी समितियां पंचायती राज से ही संबंधित हैं, इसमें सुधार के लिए। तो LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। इसने कहा था जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ये बात किसने कही थी? ML सिंघवी समिति, लक्ष्मीवत सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव, इसने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज की वकालत की थी। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव भी इसके द्वारा दिया गया। राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव भी इसके द्वारा दिया गया। तो इसमें एक बात बढ़ जाती है कि राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात भी इसने कही, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही थी? लक्ष्मीवत सिंघवी समिति ने। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लक्ष्मीवत सिंघवी समिति ने स्थानीय शासन के बारे में क्या सुझाव दिए, अशोक मेहता समिति के क्या सुझाव थे, बलवंतराय मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया, किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने की बात कही थी। ये सारी चीज़ें स्थानीय शासन के बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं यहाँ से। तो आपको ये अच्छी तरह से आपको ध्यान दे लेना है। यहाँ पर क्या क्या प्रवर्तन है, सिर्फ एक बार और रिवाइज करते हैं। बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय ढांचे की बात कही, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत समिति और जिला परिषद की। अशोक मेहता समिति दो, मंडल पंचायत या ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद, जिला पंचायत। ग्राम न्यायालय के गठन की बात कही और SC ST को आरक्षण देने की बात भी कही थी। GVK राव समिति के द्वारा 1985 में गठित हुई। लक्ष्मीवत सिंघवी समिति 1986, जिसने कहा था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव की भी वकालत इन्होंने की थी। ग्राम न्यायालय के गठन की बात भी इन्होंने की थी, और इन्होंने एक एक्स्ट्रा राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव दिया था कि राज्य चुनाव आयोग का गठन अलग से होना चाहिए। इसके बाद में PK थोंगन समिति का गठन 1989 में हुआ, यानी लक्ष्मीवत सिंघवी समिति के बाद। तो PK थोंगन समिति 1989 बनाई गई। इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका गठन किया जाएगा, उन पर विचार विमर्श के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? PK थोंगन समिति। इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, यानी लक्ष्मीवत सिंघवी समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा की बात कही थी, तो थोंगन समिति ने भी उसका समर्थन किया था, उसने भी उसकी सिफारिश की। 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। ध्यान रखना, 64वां संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी द्वारा संसद में पेश किया गया। लोकसभा, राज्यसभा नहीं। तो इसका समर्थन लोकसभा में तो किया गया, लेकिन राज्यसभा ने इसका समर्थन नहीं किया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम PV नरसिंह राव सरकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट और यहीं से अधिकांश तक क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये आपको ध्यान से लेना है। तो ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन PV नरसिंह राव की सरकार 1992 में थी। उस समय ये
संशोधन लाया गया जो कि पंचायती राज यानी स्थानीय शासन से संबंधित था। 22 दिसंबर 1992 को इसे लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया। 23 दिसंबर 1992 में इसे राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुए थे? 20 अप्रैल 1993 और 24 अप्रैल 1993 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रख लेना कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण देश में कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू किया गया था। तो ध्यान रखना, पंचायती राज की शुरुआत संपूर्ण देश में कब हुई? 24 अप्रैल 1993। लोकसभा और राज्यसभा ने 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को पारित कर दिया और राज्यपाल के जो हस्ताक्षर हुए थे वो 20 अप्रैल 1993 को किए गए थे। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान संशोधन की बात की थी, संसद में जो पेश किया था वो 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था, जिसका लोकसभा ने समर्थन किया लेकिन राज्यसभा ने उसका समर्थन नहीं किया था। अब देखते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये क्या था? इसमें प्रावधान, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 ये पंचायती राज का उल्लेख बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 9 में मिलता है। ध्यान रखना, कौन से भाग में मिलता है? 9वें भाग में पंचायती राज यानी स्थानीय शासन की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 40 में की गई है। और संविधान में संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और जिसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 200 भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 को का प्रावधान किया गया। 243 से 243 हिंदी की बात करें तो 18 तक पंचायती राज को जोड़ा गया था। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी। उसके बाद 11वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया जब 73वां संविधान संशोधन बना। तो 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें किसकी बात की गई थी? पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची दी गई। पंचायती राज को कितने विषय हस्तांतरित किए गए? 29 विषय पंचायती राज को सौंप दिए गए। तो ध्यान रखना, पंचायती राज में कितने विषयों पर पंचायत कार्य करती है? तो 29 विषय उनके अधिकार के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, यानी पंचायती राज व्यवस्था को कैसा बनाया गया? त्रिस्तरीय बनाया गया। 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था को बांटा गया: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत गाँव के लिए, जिसको आप जानते होंगे पंच सरपंच इसके अंतर्गत आते हैं। पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होती है, तहसील स्तर पर होती है, उसमें प्रधान प्रमुख होता है। उसके ऊपर जिला परिषद आती है, जिसको जिला प्रमुख, जिसका प्रमुख अधिकारी होता है। ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1/3 जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए दिया गया था पंचायती राज में। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा यानी चुनाव कराए जाएंगे। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात भी कही गई। ST ST को आरक्षण दिया गया था। OBC के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। जो OBC का आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण इसे बाद में जोड़ा गया था। तो 27% आरक्षण बाद में प्रदान किया गया था। हर गांव में ग्राम सभा का गठन किया गया और प्रत्येक गांव में ग्राम सभा बनाई गई। आइए पंचायती राज की संरचना को समझते हैं। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा क्या होती है? गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हों। ग्राम सभा में जैसे 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। कम से कम 200 व्यक्ति ग्राम सभा में होने चाहिए। तो किसी गांव के अंतर्गत वहाँ पर जो मतदाता है, जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है, तो उनकी जो समूह है उन सभी को किस मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा का गठन होता है। तो उन सभी से, गांव के जो लोग हैं मतदाता हैं, उन सभी को से मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। अब आते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत को किस में बांटा जाता है? वार्डों में। किस में बांटा जाता है? वार्ड बनाए जाते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग अलग वार्ड होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 या 5। किसी भी ग्राम पंचायत को 5 वार्डों में बांटा गया, 7 में, किसी को 8 में, इस प्रकार से इसको बांटा जाता है। यहाँ पर गाँव की जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका का है, इसको भी यहाँ पर समझते हैं। तो कार्यपालिका में कौन आते हैं? वार्ड सदस्य यानी वार्ड मेंबर। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुन करके पहुँचता है ग्राम पंचायत में। और मुखिया यानी प्रधान,
जिसको क्या कहते हैं, सरपंच बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, सरपंच कहते हैं। सरपंच और वार्ड सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर जो उप सरपंच है उनका चुनाव ये सदस्य मिलकर के अपने आप में से एक करते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर। अब न्यायपालिका में क्या है, पंच और सरपंच ये मिलकर के न्यायपालिका बनाते हैं। अगर किसी गांव की कोई समस्या हो जाती है तो उसका निपटारा करने के लिए पंच सरपंच, प्राचीन काल से ये व्यवस्था है पंचायती राज की, पैसे गांव में देखने को मिलती है। तो पहले पंच सरपंच ही पहले फैसले किया करते थे गांव में। कोई लड़ाई झगड़े होते थे उनको पंच सरपंच यानी पंचायतें, गांव की पंचायत, ग्राम पंचायत इकट्ठी की जाती है। गांव के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करके वहाँ पर सभी 5 प्रमुख पंचों को चुन लिया जाता था। उनके द्वारा उनका एक मुखिया बना दिया जाता था। उनके द्वारा वहाँ पर विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय लिए जाते। तो ये पहले से ही गाँव में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर सरकारी अधिकारी की बात करें तो सरकारी अधिकारी ग्राम सेवक BDO कौन होता है, ग्राम सेवक BDO होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गांव में सेक्रेटरी भी कहा जाता है, जिसे ग्राम सेवक या BDO कहा जाता है, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में होता है। पंचायत राज की संरचना के अंतर्गत पंचायत समिति को देखते हैं। पहला स्तर देख लिया। दूसरा स्तर आता है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है। कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख, और एक उसके अंतर्गत उपाध्यक्ष होता है। और ब्लॉक प्रमुख का मतलब होता है प्रधान, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रधान बोल सकते हैं। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा, ये कुछ सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। ध्यान रखना है आपको। जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रधान और उपाध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता, ये अप्रत्यक्ष रूप से उन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रधान यानी ब्लॉक प्रमुख और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, जो जनता के द्वारा सदस्य चुन करके जाते हैं। पंचायत में क्या, दो पंचायत पर एक सदस्य, कितने पर, 2 पर 1 सदस्य। पंचायत संस्था में होता है, पंचायत समिति में 2 पंचायतों पर 1 सदस्य होता है, ध्यान रखना। ये चुन करके पहुंचता है कहाँ पर, ब्लॉक स्तर पर। और ये सदस्य जो मिल करके बन के पहुंचते 2 पंचायतों में 1 सदस्य जाता है, ये अपने में से ब्लॉक प्रमुख यानी प्रधान और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। यानी वो सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, विधानसभा सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य है, वो भी पंचायत समिति का हिस्सा होता है। सरकारी अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर कौन होता है, BDO। कौन होगा, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पर होता है कहाँ पर, पंचायत समिति में। जिला पंचायत की बात करें तो यहाँ पर एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होता है, जो कि प्रत्येक पंचायत के जो सदस्य हैं, यहाँ पर जितने जिले के अंदर जितनी भी पंचायत है उनमें 9 पंचायत, कितने पर, 9 पंचायत पर 1 सदस्य का चुनाव होता है। एक सदस्य 9 पंचायतों से प्रत्येक 9 पंचायतों एक सदस्य चुन करके काम होता है, जिला परिषद में पहुंचता है। और वो सदस्य 9 पंचायत के जो सदस्य हैं वो मिलकर के अपने में से ही जिला प्रमुख, जिसको क्या बोलते हैं, जिला अध्यक्ष होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिला प्रमुख। ये आपको ध्यान रखना है कि जिला प्रमुख जिला स्तर पर कार्य करता है, जो मुखिया होता है, और उपाध्यक्ष होता है, उसे उप जिला प्रमुख कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रधान और उप प्रधान भी होते हैं। अब इसमें भी कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। यही जो 9 पंचायत से सदस्य चुनकर जाते हैं उनका निर्वाचन कौन करती है, जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिला प्रमुख का और उप जिला प्रमुख। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, यानी ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी होता है उसे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कहाँ पर होता है, जिला स्तर पर। ध्यान रखना, BDO पंचायत समिति में, CEO जिला स्तर पर, और आपका BDO दोनों में अंतर है, BDO और CEO, ये स्तर से बांटे गए। तो तीनों स्तर पर ये सरकारी कर्मचारी होते हैं। आइए अब इससे संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। अनुच्छेद 243 से 243 O तक ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान मिलते हैं, उसमें अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है।
ये 243 के अंतर्गत ही रखे गए हैं और 243 का विभाजन अनुच्छेद ए से लेकर के ओ तक किया गया है। अनुच्छेद कह सकते हैं का से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। हिंदी में कैसे भी दे सकता है, ABCD में दे सकता है या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में दे सकता है। आपको एक क्रम आप याद रखना है और का से प्रारंभ करना है और 18 तक प्रारंभ करना है। देखिए 243 में सबसे पहले पंचायत राज की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। पंचायत राज की परिभाषा कहाँ पर मिलती है? अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के गठन की बात की गई है। तो ग्राम सभा के बारे में उल्लेख कहाँ पर किया गया है? 243A या 243 का, क्या बोल सकते हैं इसको? का भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 243 खा या अनुच्छेद 243 भी, जिसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है कि पंचायतों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होंगी। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां त्रिस्तरीय हो सकती है। अनुच्छेद 243C या गा, अनुच्छेद 243C या गा कह सकते हैं, जिसमें पंचायतों की संरचना का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 243 घा या डी स्थानों का आरक्षण, यानी पंचायत राज संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण यानी ST SC OBC और महिलाओं के लिए जो आरक्षण के प्रावधान है उसका उल्लेख किसमें मिला है? पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 घा या डी में मिलता है, जिसमें ST SC के आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को 1/3 आरक्षण और OBC आरक्षण राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 243E या इसको बोल सकते हैं अड़ा, क्या बोल सकते हैं? अड़ा। 243 अड़ा अनुच्छेद 243E जिसमें क्या है? पंचायतों के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। तो पंचायती राज का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? 243E में। 243F 243F जिसे हम चा कह सकते हैं, 243 चा। तो 243 चा में क्या है? सदस्यों की योग्यता, यानी पंचायत समिति का सदस्य या पंचायत ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की जो योग्यता है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। मतदाता तो 18 वर्ष है, लेकिन पंचायत वार्ड पंच या सदस्य बनने के लिए या सरपंच के लिए जो आयु होनी चाहिए वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 31 वर्ष, तो ही वो चुनाव लड़ सकता है। आगे आइए अनुच्छेद 243 से 243O तक। तो हमने पढ़ा था 243 से का से 243 के 243 का और 243 अड़ा तक, अंत तक पढ़ना है हमें। इन सभी को इसी प्रकार से इंग्लिश अक्षरों में इसको बांट दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 243G। अनुच्छेद 243G जिसमें क्या है? इसको हम बोल सकते हैं छा, क्या बोलते हैं हिंदी में? छा। 243 छा या जी पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व, कि पंचायतों को क्या शक्तियां मिली हैं, क्या अधिकार है, उसके उत्तरदायित्व क्या बनते हैं। 243H या जिसको बोले जा, क्या बोलेंगे? जा। 243H या जा में पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार, यानी पंचायती राज संस्थाएं कुछ कर लगा सकती हैं और उसको वसूल करती हैं। तो कुछ करों को लगाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? केवल पंचायती जो समिति पंचायती राज है, ग्राम पंचायतें वो कुछ कर लगाती हैं। अनुच्छेद 243J जिसको जा बोल सकते हैं, जिसमें पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा का उल्लेख किया गया है। 243 के पंचायतों के निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग जिसको अड़ा, क्या बोलते हैं? अड़ा बोल सकते हैं, पंचायतों का लेखा परीक्षण। 243L संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, जो ठाड़ा इस प्रकार से बांटा गया है। 243 अहम कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे पंचायत व्यवस्था जो कुछ क्षेत्र नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा। तो इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? 243M। 243N विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, विद्यमान जो विधियों और पंचायतों की निरंतरता इनका बना रहना, इसका उल्लेख भी मिलता है। अनुच्छेद 243O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, यानी निर्वाचन के मामले में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका वर्णन किस कहाँ पर मिलता है? 243O या अड़ा में मिलता है। ये आपको यहाँ पर लिख लेने। तो ये इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वही हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं।
आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, पंचायती राज प्रणाली से, चुनाव आयोग के आरक्षण से नियुक्ति। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो चुनाव आयोग के आरक्षण से संबंधित है। सॉरी पंचायती राज, चुनाव आयोग में आरक्षण नहीं है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था और पंचायत राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? ये 11वीं अनुसूची शामिल की गई और उसमें कितने कार्य दिए गए थे? 18, 23, 25 या 29। तो कितने कार्य सौंपे गए थे? तो वो 29 कार्य सौंपे गए थे। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नगर पालिकाओं को जो कार्य सौंपे गए थे वो कितने? 18। ये आपको ध्यान रखना है। नगर पालिकाओं के लिए 18 और ग्राम पंचायतों के लिए 29। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? 1/3, 2/3, 3/4 आदि। तो 1/3 आरक्षण महिलाओं को सौंपा गया था। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्न में से कौन सी समय अवधि में नए चुनाव हो जाने चाहिए? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 6 माह के बाद, किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो 6 माह के अंदर। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, यानी सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान में की गई थी 2 अक्टूबर 1959। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, उद्घाटनकर्ता नागौर जिले में। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, सेकंड राज्य जहाँ पर पंचायती राज की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद। तो नगर परिषद यानी नगर पालिका से संबंधित हैं। तो डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तो पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत पहला, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। तो सर्वोच्च स्तर पर जिला परिषद होती है और निम्नतम स्तर पर ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा भी होती है। पंचायती राज में व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ की गई और दूसरे नंबर पर कहाँ पर आरंभ की गई थी? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंतराव समिति, GKV राव समिति। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा की गई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की बात कही थी? 2, 3, 4 या 5। तो इन्होंने 2 स्तर की बात कही थी, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। इस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ग्राम सभा का अभिप्राय एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, पंचायत के सदस्य। तो प्रत्येक ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत मतदाता यानी लोग हैं उनसे मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाद में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड क्लाइव को। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिन्होंने जिला बोर्डों का गठन किया था 1982 में। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? BR मेहता को, LM सिंघवी को, GVK राव को, आचार्य नरेंद्र देव को। तो बलवंतराय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी कहा जाता है। BR मेहता। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।